जब भी समावेशन की बात होती है तो ऐसी बाधाएं हैं, कुछ ऐसे बैरियर्स हैं जो कि समावेशन को आगे बढ़ाने में रोकते हैं। उसके जो जो लक्ष्य लेके चले हैं हम समावेशी शिक्षा के लिए, समावेशन का जो लक्ष्य हम मान के चलते हैं उसको पूरा करने में बाधा पहुंच जाते हैं। कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं, कुछ ऐसे कारक होते हैं, तो आज हम उन्हीं पे चर्चा करेंगे कि कौन कौन से ऐसी बाधाएं हैं जो कि समावेशी शिक्षा को थोड़ा कमजोर करते हैं, या हम हमारे उस वो लक्ष्य तक पहुंचने में हमें थोड़ी समस्या उत्पन्न करते हैं। तो सबसे पहला जो हमारी बाधा है वो है सिस्टमैटिक बैरियर्स। हिंदी में बोलेंगे जो भी हमारी शिक्षा की जो व्यवस्था है, ठीक है, जो हमारी शिक्षा की नीतियां बनाते हैं, जो लोग उसके प्रोसीजर्स को, उसके तरीकों को तैयार करते हैं, वो जो एक पूरी व्यवस्था होती है, शैक्षिक व्यवस्था, उसी में बहुत सारी ऐसी कमियां होती हैं जो कि समावेशन को बाधित करती हैं। तो सबसे पहला आप लोग डालिए हेडिंग सिस्टमैटिक बैरियर। हिंदी में डालिए शिक्षा व्यवस्था की बाधाएं। जो हमारा शिक्षा का जो एक मतलब सिस्टम है, व्यवस्था है, कि हमारी जो डिपार्टमेंट है जो कि शिक्षा के लिए नीतियां बनाता है, कैसा पाठ्यक्रम होना चाहिए, किस प्रकार के बच्चों के लिए हमें पाठ्यक्रम बनाना है, उसके लिए हमें किन किन संसाधनों का उपयोग करना चाहिए, किस किस तरह के पाठ्यक्रम में हमें विषय वस्तुओं का संयोजन करना चाहिए, आदि आदि जो भी व्यवस्था शिक्षा के लिए बनाई जाती है, उसमें बहुत सारी ऐसी बाधाएं होती हैं जिनको हम कह सकते हैं ये सिस्टमैटिक बैरियर्स हैं। तो इसमें सबसे जो पहला पॉइंट है सिस्टमैटिक बैरियर की बाधाओं का, वो है नीतियां नीतियां एवं प्रथाएं, पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस। नीतियां एवं प्रथाएं, ठीक है। जैसे आप लोगों ने जो भी योजनाएं बनाती है सरकार शिक्षा से संबंधित, जैसे एसएसए ही है, रमसा है और आईईडीएसएस है, तो ये सभी योजनाएं कौन बनाता है? ये सरकार बनाती है। जो सरकार का जो शिक्षा से जुड़ा जो विभाग होता है, मंत्रालय होता है, वहां ये सब नीतियां बनती हैं। तो ये नीतियां जब बनाई जा रही होती हैं, जब ये व्यवस्थाएं बनाई जा रही होती हैं, उस समय हमारे जो दिव्यांग बच्चे होते हैं उनकी आवश्यकताओं पे बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है। उनकी जो विशेष आवश्यकताएं हैं उनके बारे में सोचा नहीं जाता है। तो सबसे पहली बाधा वहीं से प्रारंभ हो जाती है जब नीतियां बनती हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट लिखिए, अनइक्वल एक्सेस, असमान पहुंच। असमान पहुंच, इसका मतलब ये हुआ कि जो भी शिक्षा है उस तक पहुंचना सबके लिए संभव नहीं होता है। जो नीतियां बनाई जाती हैं उसके अनुसार शिक्षा तक सबकी पहुंच नहीं हो पाती है। कुछ बच्चे विद्यालय तक नहीं पहुंच पाते हैं, कुछ बच्चे गरीबी की वजह से नहीं पहुंच पाते हैं, कुछ किन्हीं और कारणों से विद्यालय तक नहीं पहुंच पाते हैं। तो ये भी एक बाधा है कि हम विद्यालय तक या उस शिक्षा तक पहुंच ही नहीं पाते हैं। थर्ड पॉइंट लिखिए,
इनएडिक्वेट फंडिंग, अपर्याप्त वित्तीय सहायता। मतलब जितना फंड, जितनी वित्तीय सहायता मिलनी चाहिए, देनी चाहिए, उतनी वित्तीय सहायता प्राप्त नहीं होती है। इसीलिए समावेशी शिक्षा सामान्य शिक्षा से थोड़ी पिछड़ सी जाती है, क्योंकि समावेशी शिक्षा को यथार्थ में लाने के लिए फंड की आवश्यकता होती है ना, क्योंकि उसमें हमें बहुत सारे एक्स्ट्रा संसाधनों का वो उपलब्ध कराना होता है बच्चों के लिए। तो जहां अगर फंड की कमी करे होगी, अगर वित्तीय सहायता में कमी होगी, तो फिर सुविधाएं और संसाधन की उपलब्धता सुनिश्चित नहीं की जा सकती। इसीलिए अपर्याप्त वित्तीय सहायता होने के कारण समावेशी शिक्षा में बाधा पहुंचती है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए कि जब योजना बनाई जा रही होती है, योजना का जो प्रारंभिक स्तर होता है, देखिए योजना बनाने के प्रारंभिक स्तर पर, योजना बनाने के प्रारंभिक स्तर पर दिव्यांग बच्चों की आवश्यकताओं को सम्मिलित न किया जाना, सम्मिलित न किया जाना, एवं उनकी आवश्यकताओं को अनदेखा किया जाना, उनकी आवश्यकताओं को अनदेखा किया जाना। ठीक है। अब ये जो सिस्टमैटिक बैरियर्स हैं इतने सारे मैंने आपको बताए कि नीतियां बनाते वक्त नहीं ध्यान रखा जाता है, जो भी प्रथाएं होती है वो सामान्य शिक्षा को लेकर ज्यादा उसको फोकस करते हैं, पहुंच असमान होती है, विद्यालयों तक सभी बच्चे नहीं पहुंच पाते हैं, फंडिंग नहीं होती है। तो ये जो सिस्टमैटिक बैरियर्स हैं इनको हम किस तरह से ओवरकम कर सकते हैं? ऐसा हम क्या कर सकते हैं कि ये नीतियां जब बने तब ज्यादा से ज्यादा दिव्यांग बच्चों की आवश्यकताओं को ध्यान दिया जाए। कैसे कर सकते हैं इसको? इसको करने का एक सबसे अच्छा जो तरीका है वो ये है कि जब भी नीतियां बनाई जाएं तो हमेशा एक दिव्यांग व्यक्ति जो कि सब्जेक्ट एक्सपर्ट हो उसको जरूर से उस बैठक में या उस कमेटी में सदस्य बनाया जाए, जो कि ऐसे बच्चों की आवश्यकताओं से परिचित हो, ऐसे बच्चों की क्या क्या नीड्स है उनके बारे में और लोगों को बता सके। तो इस तरह से हम ये सिस्टमैटिक बैरियर को कुछ हद तक खत्म कर सकते हैं। ठीक है। तो मेनली अगर हमने सिस्टमैटिक बाधा को खत्म किया तो हम काफी हद तक कह सकते हैं कि अब हम थोड़ा सा समावेशन की ओर हमने एक कदम आगे बढ़ाया, क्योंकि मेन तो प्रारंभ तो वहीं से होता है जहां से नीतियां बन रही होती हैं। अगर उन नीतियों में ही पारदर्शिता मिले, उन नीतियों में ही दिव्यांग बच्चों की आवश्यकताओं के बारे में बात की जाए, तो समावेशन का जो आगे का सफर है वो थोड़ा सा आसान हो जाता है। तो ये थी हमारी सिस्टमैटिक बैरियर्स समावेशन के। अगला जो हमारा है बैरियर, बहुत इंपॉर्टेंट बैरियर है, बहुत ही महत्वपूर्ण बाधा जो हमारे समावेशन के आगे आती है, वो है सोशल बैरियर, सामाजिक बाधाएं। डालिए हेडिंग, सामाजिक बाधाएं, सोशल बैरियर्स। सबसे पहला जो इसमें जो बाधा आती है वो आती है
निगेटिव एटीट्यूड, नकारात्मक दृष्टिकोण एवं नकारात्मक सोच। नेगेटिव एटीट्यूड एंड नेगेटिव थिंकिंग किनके प्रति? दिव्यांग बच्चों के प्रति। हम जिस समाज में रहते हैं, हमने आपने सबने ये देखा होगा, ये महसूस किया होगा कि दिव्यांग लोगों के प्रति लोगों का दृष्टिकोण थोड़ा नकारात्मक होता है, उनकी सोच थोड़ी नकारात्मक होती है। वो ये सोचते हैं कि दिव्यांग बच्चे जो हैं वो किसी लायक नहीं है, वो कुछ नहीं कर सकते हैं, है ना, और वो समाज के ऊपर एक तरह से बोझ हैं, या वो सोसाइटी में अपना कभी योगदान नहीं दे सकते। इस तरह की जो सोच होती है समाज की, समाज में रहने वाले लोगों की, ये एक बहुत बड़ी बाधा है समावेशन के लिए। क्योंकि समावेशन का क्या मतलब है? समाज की मुख्य धारा से जोड़ना। तो जब समाज में जो लोग हैं वही इनके बारे में नकारात्मक दृष्टिकोण रखेंगे, नकारात्मक सोच रखेंगे, तो कैसे हम समावेशन की ओर आगे बढ़ सकते हैं? तो सबसे पहला जो है इसका, जो हमारी सामाजिक बाधा है, वो है नकारात्मक दृष्टिकोण और नकारात्मक सोच कि दिव्यांग बच्चे कुछ नहीं कर सकते, वो किसी लायक नहीं होते, वो सब हमारे आपके ऊपर बोझ होते हैं, वो समाज को कोई योगदान नहीं दे सकते, इत्यादि इत्यादि। ठीक है। दूसरा जो पॉइंट है सामाजिक बाधा में, वो है सोशल डिस्क्रिमिनेशन, सामाजिक भेदभाव। सोशल डिस्क्रिमिनेशन, सामाजिक भेदभाव। अगर बच्चे मान लीजिए स्कूल में आ भी गए, ठीक है, तो उनके साथ बहुत भेदभावपूर्ण व्यवहार किया जाता है, उनको बहुत ज्यादा अटेंशन नहीं दिया जाता है, उनको अपने साथ सम्मिलित नहीं करते हैं, उनके जो पीयर ग्रुप्स होते हैं, सामान्य बच्चे होते हैं, उनसे दूर दूर रहते हैं, उनको शामिल नहीं करते अपने आप में। तो इस तरह के सामाजिक भेदभाव को भी फेस करना पड़ता है। तो ये सामाजिक भेदभाव भी समावेशन के प्रति एक बहुत बड़ा बाधा है, बहुत बड़ी बाधा है। थर्ड पॉइंट इसमें लिखिए, नॉन एक्सेप्टेंस ऑफ पेरेंट्स ऑफ नॉर्मल चाइल्ड। सामान्य बच्चों के अभिभावकों द्वारा इनको अस्वीकार करना। इनको मीन्स दिव्यांग बच्चों को। सामान्य बच्चों के अभिभावकों द्वारा दिव्यांग बच्चों को अस्वीकार करना। जैसे अगर विद्यालय में, सामान्य बच्चों के विद्यालय में अगर दिव्यांग बच्चे पढ़ते हैं तो उनके पेरेंट्स को अच्छा नहीं लगता है, उनको लगता है कि हमारे बच्चे भी इनके साथ पढ़ेंगे तो इन जैसे ही ना बन जाए, वो भी ऐसा ही व्यवहार ना करने लगे, उनके अंदर भी ये सारी विकलांगताएं ना आ जाए। इस तरह की सोच जो होती है वो एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते हैं कि हमारे सामान्य बच्चों के साथ ये बच्चे पढ़े। तो बहुत से पेरेंट्स तो स्कूल पे प्रेशर बनाते हैं कि भाई अगर आप अपने स्कूल में दिव्यांग बच्चों को पढ़ाएंगे तो हम अपने बच्चे को आपके स्कूल से निकाल लेंगे। तो इस तरह की सोच जो है, इस तरह का जो नॉन एक्सेप्टेंस है, अस्वीकार करने की जो भावना है, ये भी बहुत बड़ी बाधा होती है समावेशन के लिए। ठीक है, कि भाई जबरदस्ती हमने स्कूल में नामांकित करा दिया, लेकिन उनको स्वीकार ही नहीं किया जा रहा है जिस तरह से सारे और बच्चों को स्वीकार किया जाता है। तो ये भी एक बहुत बड़ी बाधा होती है। अगला पॉइंट है, अपने सहपाठियों द्वारा परेशान किया जाना, तंग किया जाना। अक्सर आपने देखा होगा कि जब छोटे क्लासेस, जो कक्षा में बच्चे होते हैं, तो वहां पे अगर कोई दिव्यांग बच्चा पढ़ रहा है तो उसको उसके सहपाठी चिढ़ाते हैं, उसको परेशान करते हैं, उसको धक्का देना, उसको मार के भाग जाना, उसको चिढ़ाना, है ना, उसकी विकलांगता का मजाक उड़ाना, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा विद्यालयों में देखी जाती है। तो ये भी एक बहुत बड़ी बाधा होती है। भाई अगर किसी बच्चे को रोज चिढ़ाएगा कोई, उसको मारेगा, तंग करेगा, तो वो बच्चा क्या करेगा? वो बच्चा स्कूल आना छोड़ देगा, ये तो करेगा वो।
कि अब मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, मुझे स्कूल में सब लोग बहुत चिढ़ाते हैं, मुझे परेशान करते हैं, मुझे कोई कोई मुझसे प्यार नहीं करता, कोई मेरा ध्यान नहीं देता वहां पे, मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, यही तो बच्चा कहेगा। तो इस तरह का जो व्यवहार बच्चों के साथ होता है उन्हीं के सहपाठियों के द्वारा, ये भी बहुत बड़ी सामाजिक बाधा है समावेशन में। ठीक है, तो ये कुछ सामाजिक बाधाएं हैं जिनको हमें दूर करने का प्रयास करना चाहिए। और इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, इन बाधाओं, जो बाधाएं हमने आपको बताया उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, उसके लिए हमें अवेयरनेस कैंप्स लगाने चाहिए, जागरूकता वाले कैंप्स लगाने चाहिए। ठीक है, पेरेंट्स की काउंसलिंग करनी चाहिए, जो भी सामान्य बच्चों के पेरेंट्स हैं और दिव्यांग बच्चों के पेरेंट्स हैं उनको साथ में बैठा के उनकी काउंसलिंग करनी चाहिए। जो सहपाठी हैं उनकी उनकी काउंसलिंग होनी चाहिए कि नहीं, ये भी आपके जैसा ही बच्चा है और ये आपके साथ ही पढ़ेगा, और आपके जैसा ही इसके अंदर भी कैपेबिलिटी है, योग्यता है। तो इन सब चीजों के बारे में अवेयर कराना, जागरूकता फैलाना, काउंसलिंग देना, इन सब के माध्यम से हम इन सामाजिक बाधाओं को दूर कर सकते हैं। और सबसे पहले हमें शुरुआत कहाँ से करनी है, अपने परिवार से। ठीक है, क्योंकि कई परिवारों में हमने ये भी देखा है, आपने भी देखा होगा कि पेरेंट्स खुद ही अपने बच्चों को स्वीकार नहीं करते हैं। उन्हें खुद ही नहीं अच्छा लगता किसी के सामने ये दिखाना कि उनका बच्चा विकलांग है। उन्हें शर्म महसूस होती है, उन्हें बहुत खराब लगता है, समाज में अपने आप को छोटा महसूस करते हैं। तो सबसे पहले तो खुद का ही दृष्टिकोण चेंज करना बहुत आवश्यक है। जब हम खुद का दृष्टिकोण चेंज करेंगे तभी हम दूसरों से ये अपेक्षा कर सकते हैं कि वो हमारे बच्चे को समान रूप से देखें और उसके साथ कोई भेदभाव ना करें। तो सबसे पहले खुद को जागरूक करना और उसके बाद समाज को जागरूक करना, ये बहुत आवश्यक होता है कि हम बिना किसी बाधा के समावेशन की ओर आगे बढ़ सके। ठीक है, ये हुई हमारी कुछ सामाजिक बाधाएं। उसके बाद जो हमारी बाधा है वो है शैक्षिक बाधाएं, पेडागोजिकल बैरियर्स, शैक्षिक बाधाएं। अब चलिए, बच्चे के लिए नीतियां भी बन गई, ठीक है, उसकी आवश्यकताओं को भी हमने देख लिया, उसकी आवश्यकताओं को ध्यान रखा, उसके हिसाब से उसके लिए नीतियां बनाई। उसके बाद हमने सामाजिक बाधाओं को भी कुछ हद तक दूर किया, बच्चे का स्कूल में नामांकन कराया, लोगों को जागरूक किया, उसके सहपाठियों को की काउंसलिंग की। ओके, अब उसके बाद कुछ ऐसी शैक्षिक भी आवश्यकताएं होती हैं जो कि विद्यालय में होनी जरूरी होती हैं समावेशी शिक्षा में। अब जब उनकी कमी हो जाती है तो समावेशन में बहुत मुश्किल आती है, क्योंकि समावेशन का मुख्य उद्देश्य तो यही है ना कि बच्चों को शिक्षा ग्रहण करवाना, अन्य बच्चों के साथ, समान बच्चों के साथ उन्हें भी शिक्षा प्राप्त करवाना, मेन तो यही हमारा लक्ष्य होता है। अब यहाँ पे कुछ ऐसी बाधाएं होती हैं जिनको हमें दूर करना होता है। सबसे पहली बाधा कौन सी होती है, अप्रशिक्षित शिक्षक, पहला पॉइंट, अनट्रेन्ड टीचर, अप्रशिक्षित शिक्षक। क्योंकि जब हमारे दिव्यांग बच्चे भी समान बच्चों के साथ पढ़ रहे हैं तो जो शिक्षक उनको पढ़ा रहा है उसका प्रशिक्षित होना आवश्यक है। अगर उसने विशेष शिक्षा में कोई प्रशिक्षण हासिल नहीं किया है, उसके उपरांत भी उसको कुछ दिन का प्रशिक्षण देके उसको उसके जो जो उसके कौशल हैं उनमें हमें उनको दक्ष करना चाहिए शिक्षकों को, जिससे वो अपने कक्षा के सामान्य बालकों के साथ साथ विशिष्ट बालकों को भी अच्छे से पढ़ा सके। तो अनट्रेन्ड टीचर जो है ये एक बहुत बड़ी बाधा होती है समावेशन में। दूसरा पॉइंट, इन अप्रोप्रिएट करिकुलम, अनुपयोगी पाठ्यक्रम। जो पाठ्यक्रम सामान्य बच्चों के लिए बनाया गया है
वो विशेष बच्चों के लिए जब तक हम उसमें कुछ अनुकूलन ना करें तब तक वो इन बच्चों के लिए उपयोगी नहीं होता है। तो पाठ्यक्रम में भी आवश्यकता अनुसार अनुकूलन करना, जिससे वो पाठ्यक्रम हमारे विशेष बच्चों पे भी लागू हम कर सके। तो इन अप्रोप्रिएट करिकुलम जो होता है वो भी एक शैक्षिक बाधा में के रूप में कार्य करता है। उसके बाद लैक ऑफ टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स, शिक्षण अधिगम सामग्रियों की कमी। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो दिव्यांग बच्चे होते हैं उनके लिए टीएलएम कितने इम्पोर्टेंट होते हैं। किसी भी कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए, किसी भी विषय वस्तु के बारे में और ज़्यादा उनको गहन ज्ञान देने के लिए शिक्षण सामग्रियों का बहुत प्रयोग करना पड़ता है, जिससे वो चीज़ों को समझ सके और ज़्यादा समय तक अपने याद में रख सके। तो अगर विद्यालय में आवश्यक शिक्षण सामग्रियों का अभाव होगा तो ये बच्चे ठीक से पढ़ नहीं पाएंगे, ठीक से सारे कंसेप्ट्स को समझ नहीं पाएंगे। इसलिए शिक्षण अधिगम सामग्रियों का होना बहुत आवश्यक है। चौथी बाधा है दोषपूर्ण मूल्यांकन प्रणाली। दोषपूर्ण मूल्यांकन प्रणाली, जो हमारा इवैल्यूएशन का जो सिस्टम है, मूल्यांकन का जो सिस्टम है, वो भी, उसका भी दोषपूर्ण होना एक बहुत बड़ी बाधा है। ठीक है, क्योंकि मूल्यांकन करते वक्त हम सब बच्चों का मूल्यांकन एक तरह से नहीं कर सकते। जैसे हमने पहले भी बात की थी कि मूल्यांकन प्रणाली में भी संशोधन करना पड़ता है। कुछ बच्चों को हमें खाली ओरल एग्जाम लेना पड़ता है, कुछ बच्चों को हमें सिर्फ कुछ बच्चों को एक्स्ट्रा समय देना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ों का भी हमें ध्यान रखना होगा, तभी हमारा जो समावेशन है वो अपने लक्ष्य तक पहुंचेगा। उसके बाद शिक्षण अधिगम के तरीके एवं उसकी विधियां। जो भी शिक्षा हम बच्चों को दे रहे हैं, जो भी हम उनको सिखा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, उसके लिए हम किन तरीकों का इस्तेमाल कर रहे हैं, कैसी विधियों का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये भी बहुत आवश्यक होती है। हमें विशेष बच्चों के लिए कुछ विशेष विधियों का इस्तेमाल करना पड़ता है। हमें उनको मॉडलिंग के थ्रू सिखाना पड़ता है, हमें उनको प्रॉम्प्ट देना पड़ता है समय समय पर, है ना। हमें उनके लिए स्पेशल टीचिंग टेक्निक्स का यूज़ करना पड़ता है, किसी भी कंसेप्ट्स को बार बार रिपीट करना पड़ता है उनको समझाने के लिए। तो ये सारी शिक्षण विधियों का भी प्रयोग बहुत आवश्यक होता है। अगर इनका प्रयोग नहीं किया जाएगा तो ये एक बाधा होती है। तो आमतौर पे यही देखा गया है कि सामान्य बच्चों को जिन तरीके से पढ़ाया जाता है, अगर कक्षा में कोई दिव्यांग बच्चा है तो उसे भी उसी तरीके से पढ़ाया जाता है। इस बात पे बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जाता कि क्या उस बच्चे को समझ में आ रहा है, क्या वो हमारी बातों को समझ रहा है। ऐसा तो नहीं कि हमें दोबारा से कोई चीज़ रिपीट करने की आवश्यकता है, ऐसा तो नहीं कि हमें उसके लिए कुछ कुछ विशेष उपकरणों की आवश्यकता है जिसके माध्यम से वो और अच्छे से सीख सके। तो इन सब चीज़ों का भी ध्यान देना बहुत आवश्यक होता है समावेशी शिक्षा में। ठीक है, तो अगर हमारी जो शिक्षा अधिगम के तरीके हैं वो भी एक तरह से बाधा बनते हैं समावेशन में। उसके बाद कुछ हमारे कुछ भौतिक बाधाएं भी होती हैं, फिजिकल बैरियर्स। भौतिक बाधाओं में क्या आ जाएगा? पहली तो कि विद्यालय, घर से विद्यालय का दूर होना पहली बाधा। दूसरी बाधा, मैम किसके अंदर मैम, एक्सक्यूज मैम। हाँ, फिजिकल बैरियर, भौतिक बाधाएं। तो पहला है कि
घर से विद्यालय का दूर होना, मतलब हम विद्यालय पहुंच ही नहीं पा रहे हैं। ठीक है। दूसरा है कि विद्यालय का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, ठीक है, वो पहुंच में ना होना। ठीक है, मान लीजिए कोई बच्चा है व्हील चेयर से आया है, वो अब विद्यालय में रैंप ही नहीं बना हुआ है। अगर रैंप नहीं बना है तो अपनी कक्षा तक पहुंच ही नहीं पाएगा, तो ये एक भौतिक बाधा हुई। तो इस तरह से ये भी एक भौतिक बाधा हुई। तो विद्यालयों में अगर हम रैंप बना देंगे तो जो बच्चे व्हील चेयर के हैं या जिन बच्चों को चलने में परेशानी होती है, उनको आसानी होगी, वो उनको सीढ़ियां नहीं चढ़नी पड़ेंगी। या फिर हमारा जो विद्यालय का जो क्या बोलते हैं, जो एंट्रेंस हो वो बिल्कुल जमीन से लगा हुआ हो, वहां सीढ़ियां हो ही ना, तभी भी बच्चे आ पाएंगे। तो इन सब बातों का ध्यान रखना बहुत आवश्यक होता है। और लैक ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, जैसे मैंने पहले बताया कि आवागमन की सुविधा होनी भी आवश्यक होती है। ये भी एक तरह का फिजिकल बैरियर हुआ कि बच्चा घर से स्कूल, एक तो दूरी है स्कूल से, चलिए दूर भी है, अगर उसके पास आवागमन की सुविधा है तब तो वो स्कूल पहुंच जाएगा। अगर उसके पास आवागमन की सुविधा नहीं है तो वो स्कूल पहुंचने में उसको परेशानी होगी। मान लीजिए उसके घर से सड़क ही नहीं बनी है, वहां पे सड़क ही नहीं है, वो चल ही नहीं पा रहा है, वो आ ही नहीं पा रहा है। तो ये सारी चीजें भी समावेशन को बाधा पहुंचाती हैं। जब बच्चा स्कूल ही नहीं पहुंचेगा तो वो कैसे समावेशी शिक्षा में आ पाएगा। तो इन सारी बाधाओं, जिन बाधाओं की हमने आज बात की आपसे, जो भी नीतियों वाली बाधाएं हैं, जो सिस्टमैटिक बैरियर्स की हमने बात की, फिर हमने सोसाइटल बैरियर की बात की, सामाजिक बाधाओं की बात की, उसके बाद हमने शैक्षिक बाधाओं की बात की, और लास्ट में भौतिक बाधाओं की बात की। तो इन सारी बाधाओं को अगर हम दूर कर लें तभी हम समावेशन को असली रूप में प्राप्त कर पाएंगे। और इन बाधाओं को हमें किस तरह से दूर करना है, हमने इसके बारे में भी आपको बताया। ठीक है, तो इस तरह से हम अपने बैरियर्स जो हैं हमारे इंक्लूजन के, उनको दूर करके इंक्लूजन का जो सही लक्ष्य है, जो उद्देश्य है, उस तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, सबको क्लियर हो गया? ठीक है, सबने मेन पॉइंट जो मैंने बताए लिख लिए? किसी का कुछ छूटा तो नहीं? क्योंकि हाँ, ये जो है इंक्लूजन, ये जो बैरियर्स वाला टॉपिक है, इसमें आपको पॉइंट्स में ही आंसर देने हैं। 2-2 3-3 लाइन आप एक्सप्लेन करना चाहिए तो एक्सप्लेन कर सकते हो, अदरवाइज इसमें आपको बहुत डिटेल में नहीं लिखना है। इसलिए मैंने आपको इसको बिंदुवार बताया है। सिस्टमैटिक बैरियर्स के पॉइंट्स बता दिए, सोसाइटी बैरियर्स के बता दिए, पेडागोजिकल बैरियर्स के बता दिए, और फिजिकल बैरियर्स के बता दिए। तो अगर आपसे क्वेश्चंस एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आप इसको पॉइंट वाइज ही लिखिए, और हर पॉइंट को 1-1 2-2 लाइन में एक्सप्लेन कर दीजिए, तो आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। इसमें आपको बहुत डिटेल में लिखने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है बच्चों? यस मैम। ओके। अब आप लोग अभी 5 मिनट